Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 11th of April 2023. तो गाइज आज है तारीख 11 अप्रैल 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है गुयाना को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको हम लोग BTIA के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार का एग्रीमेंट है जो कि कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिल जाता है। अब ये जो एग्रीमेंट है ना, ये एक निगोशिएशन है, एक बातचीत होती है। आपको वही बताना है कि चलो एक तरफ तो इंडिया हो गया, इंडिया के साथ कौन सा दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बीच में इस प्रकार का एग्रीमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन बी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर के डिस्कशन को हम लोग करने वाले हैं। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, आपने कल वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जहां पे लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। प्लस कल आपने जो मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो भी यहाँ पे लाइव स्टॉक सेक्टर को लेकर था। अब इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में, पूरे इंडिया भर में इसकी चर्चा हो रही है। वो चर्चा क्या है कि इंडिया में फिर से जो दूध के दाम हैं वो बढ़ रहे हैं। और अभी मैंने थोड़े दिनों पहले आपको रेपो रेट के बारे में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा, शायद संडे में पढ़ाया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रेपो रेट को बिल्कुल सेम रखा है, जैसे पहले रेपो रेट था उसको यहाँ पर आगे वैसा ही कंटिन्यू किया है। और उस रेपो रेट की जो लिस्ट यहाँ पर अनाउंस की थी उसके अंदर में जो मिल्क इन्फ्लेशन है, यानी कि जो दूध की जब हम लोग बात कर रहे हैं, जो इसमें महंगाई हमने देखी है वो लंबे समय से ग्रो करती जा रही है, यानी कि यहाँ पर दाम लगातार इंक्रीज होते चले जा रहे हैं मिल्क के। वो चीज़ हम लोगों ने इंडिया के अंदर में ऑब्जर्व की है। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़, हम पहले एक सोर्स ले लेते हैं कि हम कहाँ से डिस्कस कर रहे हैं इसको। देखो, बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कल इवन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। अब वहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो उसके बारे में सर्च किया, बहुत सारे और आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं कि इंडिया जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है, दूध के उत्पादन के मामले में भारत नंबर 1 पर आता है, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इसके दाम लगातार इंक्रीज़ होते चले जा रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है कि इसकी सप्लाई भी बहुत कम हो चुकी है। अब दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर, 2020 से पहले स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ पे क्या हुआ है कि स्थिति इतनी अच्छी नहीं है जब हम लोग बात करते हैं मिल्क सेक्टर की। तो कई सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे बोला जा रहा है कि हो सकता है कि हम दूध को इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दें। तो आप इमेजिन करो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर वो यहाँ पर दूध को इंपोर्ट करने के ऊपर फोकस करेगा, तो उसकी इमेज क्या बनेगी इंटरनेशनल लेवल पर। ऐसे कई आर्टिकल पब्लिश हुए, आप देख पाओगे। लाइव मिनट ने यहाँ पर इसको कवर किया था, फिर इकोनॉमिक टाइम्स ने भी कुछ दिन पहले कवर किया था। इंडिया में कंसिडर डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ऑन टाइट सप्लाई अमिड स्टैग्नेंट मिल्क आउटपुट। ठीक है, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो 2020 से आप देख पाओगे लगातार जैसा था वैसे ही बना हुआ है, और हर साल डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हर साल डिमांड बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिल्क यहाँ पर एक एसेंशियल प्रोडक्ट कह सकते हो, हर एक की ज़िंदगी में यहाँ पर उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यूज़ है। डिमांड हमेशा बढ़ रही है, लेकिन उसकी सप्लाई एक जगह पे रुकी पड़ी है। सप्लाई रुकने के पीछे का जो रीज़न है वो भी मैं आप लोगों को आगे समझाऊंगा। तो सवाल ये आता है कि आप वाकई में भारत इंपोर्ट करने वाला है मिल्क को? तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कल ही क्लैरिफिकेशन दे दिया है और बता दिया है कि देखो, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, इंपोर्ट नहीं करेंगे भी। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इस आर्टिकल को और एनालाइज करते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। देखो, लंबे समय से इंडिया जो है ना, दुनिया का एक सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर वाला जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखा हुआ है।
बहुत लंबे समय से। तो पहले ऐसा नहीं था। इंडिया के अंदर वाइट रिवॉल्यूशन है, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन था ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने जो गेहूं है, चावल है, इसको ग्रो करना स्टार्ट किया, यानी एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक क्रांति जिसको हम बोलते हैं। ऐसी वाइट रिवॉल्यूशन है। वाइट रिवॉल्यूशन बेसिकली डेयरी के सेक्टर में क्रांति से आई थी, जहां पर मेन फोकस था मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाना। और मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में आज के समय में ऐसा हो चुका है कि लगभग 80 मिलियन फार्मर्स, कितने 80 मिलियन फार्मर्स जो है ना, इस डेयरी इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करते हैं। दुनिया में जितना भी दूध का उत्पादन होता है, ध्यान से इस बात को सुनना, कल भी मैंने आपको बताया था, याद आ रहा होगा, दुनिया में दूध का उत्पादन जितना भी होता है उसका 23%, कितना 23% तो केवल और केवल भारत ही कंट्रीब्यूट करता है। ये लिस्ट थोड़ी सी पुरानी है, तो इसमें ऊपर नीचे आपको यहाँ पर रैंकिंग देखने को मिल जाएगी। तो बात यह है कि आप ये वाला एक डेटा देखो, ये डेटा किसने रिलीज़ किया है? पीआईबी ने। और पीआईबी आपको पता है गवर्नमेंट की वेबसाइट है, सरकार डायरेक्टली यहाँ पे सारे डेटा को रिलीज़ करती है। 1951 से लेकर 2021 तक जो मिल्क का प्रोडक्शन है मिलियन टन्स में कितनी तेज़ी से ग्रो किया। जैसे 1951 में 17 मिलियन टन्स के आसपास उत्पादन किया गया था दूध का, फिर 1961, 71, 81, 91, उसके बाद 2001, 11 और 2021 में कितना ये उत्पादन हुआ? 210 मिलियन टन्स के आसपास का। ये 2021 का डेटा है, ठीक है। अब 2020 की सिचुएशन आपको पता ही है। 2020 में जो है ना कोविड वगैरह आ गया था। कोविड की वजह से ना क्या हुआ कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो थम गया था। कहोगे ऐसे कैसे थम गया था? तब भी तो दूध की ज़रूरत थी। देखो दूध की ज़रूरत थी उस समय पर भी, लेकिन आपने देखा होगा कि जितनी भी दुकानें हैं वो बंद थी, है ना। बाकी सारे यहाँ पर शॉप के अलावा भी जो होटल्स वगैरह कह सकते हो वो सब भी शट डाउन कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे। तो मिल्क का प्रोडक्शन अपने आप में थोड़ा सा कम हो गया था 2020 में। और फिर उसके बाद में एक और प्रॉब्लम इंडिया के अंदर देखने को मिली, जो कि हमने पिछले साल बहुत डिस्कस किया, और अभी परसों जाने, हाँ परसों संडे में डिस्कस किया था, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। लंपी स्किन डिजीज़ निकल कर आया। ये जो बीमारी है, ऐसी और भी बीमारियां देखने को मिली जो कि हमारे खासकर ये कैटल से, गाय भैंस इनके अंदर में फैलती हुई नज़र आई। और उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारी जो गाय हैं उनकी मृत्यु भी हुई है। लगभग कह सकते हो कि 2 लाख के आसपास का नंबर है। 1,90,000 से ज़्यादा ही है वैसे, 2 लाख के आसपास आप इसको बोल सकते हो। अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास यहाँ पर जो कैटल्स हैं उनकी जान गई है इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। तो इसका इम्पैक्ट भी डायरेक्टली हमारी डेयरी सेक्टर पर ही पड़ा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों लॉकडाउन्स वगैरह की वजह से हुआ यहाँ पर ये कि प्रोडक्शन जो है वहीं पर थम गया, लेकिन जैसी लॉकडाउन वगैरह हटता है, सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लोगों के पास में जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब लोगों की जो मिल्क की डिमांड थी वो यहाँ पर वैसे भी बढ़ रही थी पहले भी, और अभी भी यहाँ पर डिमांड बढ़ती हुई नज़र आई है। तो सप्लाई हो नहीं रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, उसके जो दाम है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए नजर आएंगे। वही सिचुएशन देखने को मिली है। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ यहाँ पे ना, बीच का जो आप ये डेटा देखोगे, बीच में 2021 से पहले जो 2022 वाला साल आएगा, 2022 में लमसम बताया जाता है कि 208 मिलियन टन के आसपास का दूध का प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। और फिर 2010 में, यानी 2020 के बाद में 2010 में आप 2010 कह रहा हूँ, 2020 के बाद आप 2021 में देखोगे ना, 2020 के बाद 2021 में, तो 2021 में 210 मिलियन टन के आसपास का प्रोडक्शन हुआ। अब उसी को ही अगर हम 2022-23 में देखें, यानी ये जो साल चल रहा है, इस वाले साल में अगर हम देखें तो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ नहीं है। इस साल बताया जा रहा है ये बढ़कर लगभग कह सकते हो 210 से बढ़कर लमसम यहाँ पर 223 के आसपास पहुँच चुका है, 220 के आसपास पहुँच चुका है बस। यानी थोड़ी बहुत ही ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि पहले वाली ग्रोथ थी वो आप देख पा रहे होंगे कितनी ज़्यादा हाई रेट से ग्रोथ देखने को मिल रही थी इस इंडस्ट्री में। अब जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ तो जो हमारी ब्रांड्स हैं उनने भी अपने जो प्राइसेस है वो हाइक करने स्टार्ट कर दिए हैं, और वो प्राइसेस आज के समय पर लगातार बढ़ते हुए चले गए हैं। बाकी मैंने आपको वैसे बता ही दिया है, सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया है कि देखो हम लोग अभी ऐसा इंपोर्ट नहीं करने वाले हैं जैसे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो हमारे लीडर्स हैं इन डेयरी सेक्टर के अंदर में, उनका कहना भी है कि देखो इंपोर्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है, और अगर वो इंपोर्ट करेगा तो उसकी जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर वो इम्पैक्ट होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। आगे आते हैं, नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक स्कीम के बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हुआ क्या है, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, ये अरुणाचल प्रदेश वाले बॉर्डर के पास में पहुँचते हैं। अरुणाचल प्रदेश जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे पिछले कुछ समय में बहुत सारी चर्चा हुई है। चर्चा क्या हुई है, क्योंकि चाइना ने क्या किया, एक लिस्ट को यहाँ पे जारी किया, और उस लिस्ट के अंदर में चाइना ने काफ़ी सारी जो जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में उनके नाम बदलने की कोशिश की। नाम बदलकर मैंडरिन के अंदर में, यानी कि चाइनीज़ भाषा के अंदर में जो है वो नाम रखने की कोशिश की थी।
अब इंडिया ने उसको सिंपली रिजेक्ट कर दिया। भारत ने बोल दिया है कि देखो आप जो नाम बदल रहे हो बदलते रहो, आपकी मर्जी है, बट अरुणाचल प्रदेश इंडिया का हिस्सा था, है और आगे भी रहने वाला है, और जो नाम थे उसके वो एज इट इज़ रहने वाले हैं। अब होता क्या है कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बाद में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो बॉर्डर पर जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद में इन्होंने यहाँ पर एक स्कीम का, कह सकते हो एक प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। तो कल के दिन यानी कि मंडे में ही एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर। वो है कौन सा प्रोग्राम? वीवीपी यानी कि विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, इसकी चर्चा बहुत होने वाली है। विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें क्या होगा कि जो बॉर्डर के आसपास गांव हैं, जैसे सपोज यहाँ पर ये एक बॉर्डर है, पीछे चाइना है, इधर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर के आसपास जो गांव हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको इतनी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, तो वहाँ पे जो गांव हैं उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। वहाँ पे जो लोग हैं और अच्छे से इकट्ठे हो सके, साथ में अच्छे से रह सके, उनको फैसिलिटीज़ देने के ऊपर मैं यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक मेन फोकस रहने वाला है। तो अमित शाह जी ने मेंशन किया है कि इसमें हम लोग जो ये विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम है ना, वैसे इसका नाम विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है, इसका नाम है विलेज वाइब्रेंट प्रोग्राम, वीवीपी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के तहत लगभग 4800 करोड़ रुपए, कितने? 4800 करोड़ रुपीज़ यहाँ पर खर्चने वाले हैं हम अपने 4 राज्यों के अंदर में। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? वो 4 राज्य है, इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। ये चारों राज्य वो हैं जो कि चाइना के साथ में बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चारों राज्यों के पास में, बॉर्डर के जस्ट पास में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे जो गांव हैं, तो उन्हीं गांव के ऊपर फोकस किया गया है इस वीवी प्रोग्राम के तहत। और बोला ये जा रहा है कि लगभग 2967 के आसपास जो गांव होने वाले हैं उनके ऊपर एक मेजर फोकस रहेगा, वहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट्स हम लोग करेंगे। ये जो गांव है ये 19 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करेंगे और वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई। लेकिन इस आर्टिकल को इतना पढ़ना इनफ नहीं रहेगा, इसके अलावा भी का बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और ख़ासकर आपके पास में एक जो नोट्स है ना वो तैयार होने चाहिए। तो इस टॉपिक को लेकर जो डेटा है वो मैं आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड पर दिखा रहा हूँ, इसको प्लीज़ अपने पास में ज़रूर से नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन ना करना चाहो तो PDF से इसको डाउनलोड कर लेना, है ना। और मुझसे कई लोग पूछते भी हैं, सर करंट अफेयर का आप इतना सारा डेटा प्रोवाइड करवा देते हो, यानी कि अगर हम यूट्यूब पर कुछ और वीडियो देखें तो 2-3 वीडियो मिला दें तो उसका अकेला डेटा इस वीडियो में रहता है। तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यार ये आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल से पढ़नी होती हैं, इस वजह से डेटा इकट्ठा हो जाता है। हाँ, एक प्रॉब्लम और है, कई लोग बोलते हैं कि सर हम जब लिखने बैठते हैं ना पूरा दिन निकल जाता है हमारा, आपके वीडियो का डेटा ख़त्म नहीं होता है। देखो, आपको लिखने को बोला किसने? पहली बात देखो, करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जिसके नोट्स आप नहीं बना सकते और वो पॉसिबल भी नहीं है। डेली बेसिस पर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके नोट्स बना रहे हो, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और करना भी नहीं चाहिए, आपका टाइम वेस्ट है। जो आप करंट अफेयर के नोट्स बनाने बैठोगे ना न्यूज़पेपर लेके, तो न्यूज़पेपर ही उतार दोगे दूसरा, है ना, और उसके अंदर टाइम भी लगेगा। लमसम अगर नहीं कुछ भी नहीं तो मान के चलते 3 घंटे लगेगा, और वहाँ जो 3 घंटे की आपकी एनर्जी लग रही है ना, वहीं पर आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर बाकी का टाइम कहाँ पे दोगे? ठीक है। अब यहाँ पर इस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, हम लोग गुजर चुके हैं, तो हमें पता है कि यार सिचुएशन सही नहीं हो पाती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाती है करंट अफेयर के नोट्स के दौरान। तो थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके काम की है। तो जो भी लोग करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं उनके लिए बस खाली इतना सा सजेशन है कि भाई सब कुछ मत बना दिया करो। अब माइंड कहता है यार सब कुछ उतार दो, ये याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, माइंड तो ऐसा कहेगा ही, लेकिन आपको याद रखने की कोशिश करनी है। और वो याद रखा ऐसे जा सकता है जब आप रिविजन करोगे। संडे का टाइम अपना ले लो, संडे में कुछ स्टैटिक पढ़ना ही नहीं है, ऐसा डिसाइड कर लो। आपने प्लानिंग ऐसी की है कि मंडे से सैटरडे तक लगातार मैं करंट अफेयर पढ़ूंगा, नोट्स नहीं बनाऊंगा। बाकी सारा जो टाइम मिलेगा, जैसे मुझे पहले करंट अफेयर पढ़ने में 3 घंटे लग रहे थे, अब मैं 1 घंटे में निपटा देता हूँ। 3 घंटे मुझे नोट्स भी बना रहा था, मेरा 3-4 घंटे लग रहे थे, अब मैं यहाँ पे 1 घंटे में वो काम खत्म कर देता हूँ। तो उसके अलावा जो बचा कुचा टाइम है उसको स्टैटिक पोर्शन में दो, वहाँ पर पढ़ो आप चीज़ों को। फिर उसके बाद में मंडे से सैटरडे तक जितने भी पढ़ाई करी है ना, उसको सबको रिवाइज करना है संडे में। संडे में कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा अलग से पढ़ना ही नहीं है। संडे में कुछ भी मत पढ़ो, पूरा संडे दे दो यहाँ पर रिवीजन करने के लिए। यार बहुत है संडे पूरा रिवीजन करने के लिए। ऐसे यहाँ पर आपका पूरा मंथ जो है ख़त्म हो जाएगा। 4 सप्ताह निकल गए और फिर उसके बाद में जब मंथ का एंड होगा ना, तो अपने हिसाब से शेड्यूल बनाते हुए लास्ट में, जब मंथ के लास्ट में 2 दिन निकाल लेना। 2 दिन कौन कौन से? सैटरडे और संडे। सैटरडे और संडे 2 दिन ऐसे डिसाइड करना जहाँ पे हमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, और उन 2 दिनों के अंदर में पूरे मंथ का रिवीजन कर लेना। ऐसे बहुत अच्छे से याद रहेगा। आपने 2 बार रिवीजन कर लिया है तो वो अच्छे से याद रहेगा।
फिर जब आप लोग दूसरा महीना कवर करोगे ना, फिर दूसरे महीने के बाद में एक दिन और निकाल लेना अपना पुराना महीना कवर करने के लिए, है ना। तो ऐसे यहाँ पर रिवीजन कर करके ही काम बनता है, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, उसको याद रख पाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, और आपको एग्जामिनेशन तक वो सारी चीज़ें याद भी रखनी है। बाकी आप डेली रिवीजन की भी जो है एक आदत डाल लो, पूरा दिन पढ़ो और रात में सोने से पहले देखो, जब बेड पर लेटते हो ना, तो होगा क्या कि उससे नींद तो आती नहीं होगी इतनी जल्दी कि बेड पे लेटते नींद आ जाती है, कम से कम आधा घंटा तो लगता ही होगा सोने में। तो वो आधा घंटा अपना जो है थोड़ा सा आप रिवीजन में दे दो, या फिर फ़ोन नहीं चलाते हो बेड पर लेट कर, तो फिर आराम से लेट कर रिकॉल कर लो कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा था। और अगर आप सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो ना, पहले तो देखो फर्स्ट डे में थोड़ी प्रॉब्लम होगी रिकॉल करने में, लेकिन धीरे धीरे आप देख पाओगे आपकी रिकॉलिंग पावर भी बहुत अच्छी होने लगेगी। बिना देखे आप रिकॉल कर रहे हो, बिना देखे आप रिविजन कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है ना, जो साइंटिफिकली प्रूवन है, इससे आईक्यू लेवल इंक्रीज़ होता है। कि अगर आप यहाँ पर चीज़ों को पूरे दिन में जो आपने किया, अगर आप शाम को में बैठ कर रिकॉल करते हो ना, तो इसका आईक्यू लेवल इंक्रीज़ होता है। इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है, रिसर्च पब्लिश हो चुकी है। वो रिसर्च पेपर मैं आपके साथ में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो 2-3 मिनट आज एक्स्ट्रा हो गए, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो बताना ज़रूरी था। मतलब कभी टाइम नहीं मिलता मुझे ये बातें डिस्कस करने का, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला था, तो मैंने सोचा यार डिस्कस कर लेते हैं कि करंट अफेयर का जो इशू है वो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, खासकर नोट्स का जो इशू है, ठीक है। नाउ वापस से ट्रैक पर आते हैं, वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश और बाकी सारे हमारे सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वाले स्टेट्स में लॉन्च करने के बारे में चर्चा की गई है। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नया प्रोग्राम नहीं है, ये बहुत पुराना प्रोग्राम है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने 2022 की जो बजट की स्पीच है उसके अंदर ही बता दिया था इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम में मेन फोकस क्या है कि जो हमारे बॉर्डर पर गांव बने हुए हैं, वहाँ पर हमें डेवलपमेंट करना है। वहाँ की पॉपुलेशन के पास में आज इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जो बॉर्डर पर गांव बने हुए हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो डेवलपमेंट से काफ़ी बाहर हैं। लेकिन हमें वो सारी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवानी होगी कि वहाँ से जो लोग बाहर निकल कर जा रहे हैं काम करने के लिए, वो बाहर ना भी जाएँ, और जो बाहर हैं वो अपने घर पहुँच जाएँ। इससे क्या होगा, वहाँ पे गैदरिंग बहुत अच्छी होगी, हलचल होने लगेगी, लोग यहाँ पे आराम से रह रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कवरेज की। तो मैंने जैसा बता दिया है कि ये कुछ स्टेट्स है जिसको हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एम क्या है इसका, मकसद है यहाँ पर इसका प्रॉपरली विलेज का डेवलपमेंट करना, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, बहुत सारे और भी काम करना। अब बात यह है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो इस प्रोग्राम को यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कुछ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करेंगे, लोगों को यहाँ पर कह सकते हो जॉब्स वगैरह जनरेट करने के ऊपर फोकस किया जाएगा, है ना। और इस स्कीम को हम एक बार में लागू नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके अलग अलग फेसेस के अंदर में इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। काम क्या करेंगे, कुछ वेदर रोड्स बनाई जाएंगी, ऐसी रोड होंगी जो कि हर कोई वेदर हो, चाहे वो बारिश हो रही हो, धूप हो रही हो, कैसा भी वेदर हो, आराम से वो रोड काम करती रहें। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया जाएगा, 24 घंटे उनको बिजली मिलती रहे, ऐसी फैसिलिटीज़ होंगी। सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। कई सारे बॉर्डर पर जो गांव हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको देना, टूरिस्ट सेंटर्स बनाना, मल्टीपर्पज़ सेंटर्स बनाना, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वेलनेस सेंटर को बनाना। इससे यहाँ पर लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत इंप्रूव होगा। इवन यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट रखा गया है, वो है सीमा दर्शन प्रोग्राम। अब सीमा दर्शन प्रोग्राम क्या है, अब स्कूल में जब आप थे तो स्कूल से ट्रिप वगैरह जाती थी, नहीं जाती थी, कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रिप पर चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए। तो यहाँ पर क्या होगा, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे ना, उनकी एक ट्रिप सेट की जाएगी बॉर्डर्स के ऊपर में, उसको सीमा दर्शन प्रोग्राम के तहत रखा जाएगा कि स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे हम लेकर जाया करेंगे, फील्ड ट्रिप्स पर लेकर जाया करेंगे अलग अलग स्कूल से, जो कि यहाँ पर उस एरिया का दर्शन करेंगे, उस गांव में घूमेंगे, है ना। तो इससे भी क्या होगा, जो एंगेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। सवाल यह है कि इस प्रोग्राम को लागू करने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस जो है काम करने वाले हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत का एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है, हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही साथ में अमित शाह जी ने एक और बात बोली है, जब ये सारी बातें बताई थी, इन्होंने एक बात ये बोली है कि देखो बॉर्डर पर विकास करने के लिए और भी प्रोग्राम है। जैसे एक प्रोग्राम है BADP यानी कि बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये एक दूसरा प्रोग्राम है, और जो VVP है वो दूसरा है। दोनों क्लैश नहीं होंगे, इनका कहना यह है, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा, दोनों का सेपरेट गोल है और दोनों अलग ही तरीके से यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर BADP की बात करते हैं ना, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका मेन काम है बॉर्डर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना,
ठीक है। जो रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं उनका एक स्पेशल डेवलपमेंट करना, तो वो चलता रहेगा, ठीक है, वो भी चलता रहेगा। और साथ ही साथ में हम लोग विलेज वाइब्रेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर भी फोकस करते रहेंगे। क्लियर हो गया। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में जाकर पर्सनली जुड़ सकते हो। मैंने स्लाइड भी आज दूसरी लगा रखी थी, यानी कि यार पता है दिमाग इतना ख़राब हो चुका है इस चीज़ को लेकर कि वीडियो जो है अपलोड नहीं हो पा रहा है। आपको पता होगा पिछले 2 दिन से इशू आ रहे हैं कि वीडियो अपलोड होने में घंटों घंटों लग जा रहे हैं, और आज भी ऐसे ही होने वाला है, मुझे पता है। तो थोड़ा सा यार वेट कर लेना। आप वेट कर रहे हो, आपने इतना पेशेंस रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब के साथ में बातचीत भी कर रहा हूँ। 7 तारीख से लगभग कह सकते हो 7, 8, 9, 10 ये 4 दिन ऐसे निकले हैं जिसमें मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब रहा है। और कल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था यार कि 3 दिन हो चुके हैं वीडियो टाइम पर अपलोड नहीं हो पा रहा है। अपलोड नहीं हो पा रहा है मतलब ऐसे 5 से 10 मिनट लगते हैं वीडियो अपलोड होने में, लेकिन पिछले 3 दिनों से 3-3 घंटे लग रहे हैं वीडियो अपलोड होने में। और कल मैंने मॉर्निंग में 6:40 पर वीडियो रिकॉर्ड करके तैयार कर लिया था, और कम से कम वो अपलोड जो हो जाना चाहिए था 6:50 तक अपलोड हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अपलोड कब हुआ है? 9 बजे अपलोड हुआ है। ठीक है, तो ऐसे इश्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं यार। मैं यूट्यूब के साथ में कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स मेरे पास मतलब इतना आ नहीं रहा है उनका। मतलब जो बात उन्होंने बताई है वो सब यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी लोग मेरे साथ में मतलब मेरे को मैसेज भी कर रहे हैं कि सर अभी 4-5 दिन पहले तक वीडियो तो जल्दी आ रहा था, 8 बजे तक आ रहा था, अब सर पिछले 4 दिनों से 10 बजे आ रहा है, 9 बजे आ रहा है। तो यार देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, कुछ टेक्निकल इशू है अपने आप में। होप कि यहाँ पर रिजॉल्व हो जाए। बस खाली मैं यही मना रहा हूँ कि ये जो वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अपने टाइम पर अपलोड हो जाए। जितना टाइम लगता था मतलब 5-10 अरे 15 मिनट लग जाए, लेकिन अपलोड हो जाए। नौ आता है अगले आर्टिकल की तरफ। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। जो हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एक टॉपिक है सिलेबस के अंदर में, वहाँ से इसको लिंक किया जा सकता है। देखो हुआ क्या है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, ये वाशिंगटन डीसी पहुंची हैं अलग अलग मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और साथ ही साथ में वर्ल्ड बैंक दोनों की मीटिंग्स होने वाली हैं। उस मीटिंग को यहाँ पर अटेंड करने के लिए पहुँच चुकी हैं। जैसा आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, बराबर में कौन है? ये बेसिकली इंडिया के एम्बेसडर हैं टू यूएस, नाम है तरनजीत सिंह संधू। ये यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर को लेने के लिए पहुँच गए थे। ठीक है, ऐसा यहाँ पर पिक्चर में देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। अब बात यहाँ पर यह है कि ये मीटिंग कैसी है। देखो इस मीटिंग में काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मीटिंग होती हैं ऐसी, और उस मीटिंग के अंदर में कई सारे देश आते हैं, इंडिया भी यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, उसके बाद में बोला यह जा रहा है कि अभी ना और भी मीटिंग होने वाली है इस सप्ताह। पूरा जो सप्ताह है इसमें G20 की मीटिंग्स होने वाली हैं, और उस मीटिंग में कई सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में, इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में, है ना, इंटरनेशनल टैक्सेशन, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाने वाली है। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक को लेकर मीटिंग होने वाली है। और ऐसी ये जो मीटिंग है ना FMCBG वाली, FMCBG का मतलब क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। जैसे अभी आप कह सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जी। और सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास जी। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ के भी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स होंगे। इन सब की आपस में मीटिंग होती है। ठीक है, तो ये भी मीटिंग यहाँ पर आपकी बार आपको देखने को मिलेगी। और जो आखिरी FMCBG वाली मीटिंग हुई थी ना, ये हुई थी फरवरी में। अभी यहाँ पर फिर से इस मीटिंग को रखा जाएगा, कह सकते हो। और इंडिया अब की बार यहाँ पर इसको होस्ट भी कर रहा है, क्योंकि आपको पता है G20 की प्रेसिडेंसी अब की बार भारत के हाथ में भी है, तो वो भी आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो ये जो मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है ना, इसमें यहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पहुंची हैं। फाइनेंस मिनिस्टर यूएस के सेक्रेटरी के साथ में बातचीत करने वाली हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी के साथ में। उसके बाद में बोला ये जा रहा है कि जब मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी तो इन मीटिंग्स के अलावा भी कुछ और बायलैटरल डिस्कशंस किए जाएंगे यूएसए के साथ में, और कुछ और भी जो देश प्रेजेंट होंगे उनके साथ में मल्टीलेटरल इंटरेक्शंस किए जाएंगे, यानी कि उनके साथ में भी बातचीत हम लोग करने वाले हैं। अब देखो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बातचीत करने वाले हैं, ये टॉपिक पर डिस्कशन होगा, उस टॉपिक पर डिस्कशन होगा। ऐसे आर्टिकल पे इतना जोर नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक बार डिस्कशन हो जान दो, जो मीटिंग हो जाएगी ना उसके बाद फिर से आर्टिकल पब्लिश होंगे, तब रियलिटी पता चलेगी आखिरकार किस किस चीज़ के ऊपर चर्चा की गई है। वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक आइडिया हो गया कि क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पर इस आर्टिकल में 2 रेलिवेंट चीज़ें हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, और ये लगातार चर्चा में है। तो मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका रिविजन हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ना, एक ऐसी बॉडी है जिसको वर्ल्ड बैंक के साथ में ही बनाया गया था।
एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस के दौरान वर्ल्ड बैंक को बनाया गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसको बनाने के पीछे का पर्पस क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ये दुनिया भर में जो मॉनेटरी क्राइसिस होता है ना उसको स्टेबल करने का काम करता है। मनी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं दुनिया भर की कई सारी कंट्रीज़ यहाँ पे वो फेस कर रही होती हैं, उसको उस देश को यहाँ पर उस सिचुएशन से निकालना, वो सारा काम आईएमएफ का होता है। जैसे अभी आईएमएफ से बहुत सारा पैसा मांग रहा है पाकिस्तान, श्रीलंका बहुत सारा पैसा मांग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका ऐसे कंट्री हैं जहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनवर्ड चल रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अब सिचुएशन संभालने के लिए उनको बहुत पैसा भी चाहिए, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या करेगा, उनको हेल्प प्रोवाइड करवाएगा। बाकी आईएमएफ के अंदर में आज के समय पर 190 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर, ध्यान रखना 190 कंट्रीज़ इसके मेंबर्स हैं। क्या भारत मेंबर है? बिल्कुल। इंडिया ने भी यहाँ पर आईएमएफ को ज्वाइन किया था और देश की आज़ादी से पहले ही 27 दिसंबर 1945 में यहाँ पर ज्वाइन कर लिया था, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। बाकी आईएमएफ का पर्पज़ क्या है मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसका पर्पज़ है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबलाइज करके चलना, जो भी इश्यूज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पर पैसों को लेकर उसको यहाँ पे कंट्रोल करने का काम करता है आईएमएफ। बाकी आईएमएफ का इस काम के अलावा भी एक और काम है, 2 अलग अलग प्रकार की रिपोर्ट्स ये पब्लिश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे सवाल बन जाएगा। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बने हैं कि यहाँ पे ये रिपोर्ट कौन सी बॉडी पब्लिश करती है, तो ध्यान रखना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है 2 प्रकार की रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है। एक रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरे का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना दोस्तों आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। आज हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, 2 तो बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ पर ये फिनलैंड नेटो के बारे में बात करता है और ऐसे यहाँ पे जो हमारे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर आर्टिकल है वो भी यहाँ पर फिनलैंड नेटो के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि नेटो का जो 31वां मेंबर है वो अभी फिनलैंड बन चुका है, तो फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन कर लिया है। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, रशिया क्या कर सकता है, प्लस इसका इतिहास क्या है, वो सारी बातें समझाई हैं। नेटो क्या है ना, फिनलैंड ने क्यों ज्वाइन किया है, तो वो सब चीज़ों के ऊपर में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो समझेंगे एग्जैक्टली क्या है पूरा का पूरा सिनेरियो। उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी हैं, जैसे एक एडिटोरियल हमारे पास में आपको ये वाला देखने को मिलेगा, ये बहुत काम का है। इसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट के साथ में लिंक कर सकते हो। कल हमने डिस्कस किया था क्या कि जो टाइगर सेंसस है वो रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि बाघ की जो जनगणना है कि बाघ की पॉपुलेशन कितनी है उसके बारे में बताया गया। तो 2022 में यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। 2022 में टाइगर की पॉपुलेशन लगभग 3167 के आसपास देखने को मिली है, ऐसा यहाँ पे बताया गया। जबकि 2018 में टाइगर की पॉपुलेशन 2967 थी, यानी 2018 के कंपैरिजन में 2022 को जब आप देखोगे तो 200 के आसपास जो टाइगर्स है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। ठीक है, तो आप कहोगे 2018 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो ये टाइगर का सेंसस होता है, ये जो यहाँ पर जनगणना की जाती है ये हर 4 साल में की जाती है। तो 2018 के बाद 2022 में होनी थी, 2022 की रिपोर्ट अभी कल आई है, इस वजह से ये चर्चा में है। अब इस आर्टिकल से संबंधित बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ें हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनना, और इसी आर्टिकल के बेसिस पर मैं आज का मेंस का क्वेश्चन भी आपको देने वाला हूं, तो उसको भी अटेम्प्ट करना है। पहले स्क्रीन पर नीचे देखना, रेलिवेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर एडिटोरियल के मिल जाएंगे, कहीं पर आपको खोजने खाजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि 5वां टाइगर सेंसस रिलीज़ किया गया, बाकी जनगणना रिलीज़ की गई है, और इसको हमारे पीएम ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री ने रिलीज़ किया था। और यहाँ पे देखने को मिला कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 2022 में 3167 के आसपास हो गई है, यानी 200 नंबर से यहाँ पर टाइगर इंक्रीज़ करे हैं, यानी 200 नंबर की जो संख्या है वो टाइगर की इंक्रीज़ हो चुकी है पिछले 4 सालों के अंदर में, क्योंकि 2018 में ये 2967 के आसपास थे। अब टाइगर सेंसस का पहले इतिहास समझना होगा। देखो, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, सरिस्का टाइगर रिजर्व में एक समय ऐसा आया जहाँ पर टाइगर जो है पूरी तरह से ख़त्म होने लगे। टाइगर एक्सटिंक्ट हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, लेकिन ख़त्म भले ही हो गए हों, फिर भी कहीं ना कहीं टाइगर के जो पैर के निशान हैं वो यहाँ पर देखने को मिले थे। तो डिसाइड किया गया क्यों ना यहाँ पर एक और सेंसस किया जाए परगमार के बेसिस पर, यानी कि टाइगर के जो पैर के निशान है उसके बेसिस पर यहाँ पर उनकी गणना की जाए। ठीक है, उनकी गिनती की जाए। तो इस प्रकार का यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है वो लेकर आने के लिए जो हमारे पीएम ऑफ इंडिया थे ना, उन्होंने एक फोर्स को अपॉइंट किया, उसका नाम था टाइगर टास्क फोर्स, TTF। यानी टाइगर सेंसस की कैसे शुरुआत हुई थी वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पीएम ऑफ इंडिया ने स्टार्टिंग में क्या किया, टाइगर टास्क फोर्स को बनाया, और इस फोर्स को एक काम दिया कि भाई आपका मेन काम क्या है कि आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी को बनाओ जिससे हम अपने इंडिया के अंदर में टाइगर को सुरक्षित कर सकें। ऐसी स्ट्रैटेजी डेवलप करने का काम इस TTF को दे दिया गया। अब होता यहाँ पर यह कि इसको ये काम देने के अलावा ही यहाँ पर एक बात और बोली गई कि TTF को ये काम दे दिया गया। TTF ने अब क्या किया,
पहले एक रिकमेंडेशन दिया कि टाइगर को बचाने के लिए हमारे पास में एक बॉडी होनी चाहिए, उस बॉडी का नाम होगा NTCA, और ये बॉडी आ गई। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस बॉडी का मेन मकसद क्या है? टाइगर्स की सुरक्षा करना, ठीक है। इसके अलावा TTF ने एक और सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? कि हमें यहाँ पर अपने पूरे देश भर में टाइगर्स को पूरी तरह से मॉनिटर करना चाहिए, इसको यहाँ पर देखना चाहिए। अब होता यह है कि जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई थी ना, इसने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि WII के साथ में कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन करने के बाद में एक पूरा डिटेल से मूल्यांकन करके इवैल्यूएशन जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ये लेकर आया, और इवैल्यूएशन रिपोर्ट ये हर 4 साल में लेकर आने लगा, और उसी हर 4 साल के इवैल्यूएशन रिपोर्ट को हम लोग टाइगर सेंसस के नाम से जानने लगे। जो पहला ये इवैल्यूएशन रिपोर्ट था ये 2006 के अंदर में लाया गया था। इसको रिव्यू किया था हमारे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने भी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर टाइगर सेंसस की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर ये जो अब की बार टाइगर सेंसस है, 5वां टाइगर सेंसस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसमें पॉपुलेशन के बारे में समझाया गया। वो पॉपुलेशन मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही चुका हूँ। यहाँ पे 2018 और 2022 के डेटा को कह सकते हो कि कंपेयर किया गया है। तो बोला ही जा रहा है 2018 में जो शिवालिक रेंज है और गैंगेटिक प्लेन्स वाले रीजन है, वहाँ पर 646 के आसपास टाइगर्स हुआ करते थे। 2022 में यहाँ पे टाइगर की संख्या बढ़ चुकी है। फिर उसके बाद इसी प्रकार से सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स में भी टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है। वेस्टर्न घाट्स में ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पूरे आर्टिकल में इसकी चर्चा भी बहुत की गई है। जो वेस्टर्न घाट्स यानी कि इंडिया का मैप जब आप नीचे से ड्रॉ करोगे तो ये तो आपके हो गए वेस्टर्न घाट्स और ये हो गए ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो रीजन्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है अब की बार। टाइगर की पॉपुलेशन 2018 में 981 थी, अब की बार यहाँ पर कम हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, और सुंदरबन में भी यहाँ पर ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट हुआ नहीं है। जिसको हमने यहाँ पर टारगेट बनाकर चला था वैसा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा नहीं। ये बेसिकली एक एस्टिमेशन है, अंदाज है, यहाँ पर एक टारगेट मेंशन किया गया था। ये बहुत पहले की रिपोर्ट थी, एक अंदाज़ा यहाँ पर मेंशन किया गया था, और वैसी सिचुएशन हम लोग को अभी के समय पर देखने को मिला है। और जो रिपोर्ट अभी कल रिलीज़ की गई है उसके अंदर भी बताया गया कि वेस्टर्न घाट्स में जो है टाइगर की पॉपुलेशन बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई है। और इसी के दौरान यहाँ पे एक और काम हुआ, वो भी आपको ध्यान रखना है। इस आर्टिकल में एक और छोटा सा पॉइंट है, आपको प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पता होगा। प्रोजेक्ट टाइगर हमने 1973 में लॉन्च किया था। इसका मेन मकसद था टाइगर की सुरक्षा करना। तो अभी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट टाइगर को अभी 2023 में 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो 50 साल पूरे होने के दौरान जो इस पूरे इवेंट को यहाँ पर मनाते हुए हमारे PM मोदी ने ना क्या किया है, एक बॉडी का उद्घाटन किया है। उस बॉडी का नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। तो ये पहली कुछ इस प्रकार की बॉडी देखने को मिल रही है हमारे देश के अंदर में, जिसका मेन काम होगा अगेन टाइगर्स की प्रोटेक्शन करना, ठीक है। क्योंकि PM मोदी यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो, जब हम लोग बात करते हैं टाइगर की, तो दुनिया में इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या देखने को मिल जाती है। दुनिया में जितने भी टाइगर की पॉपुलेशन है उसका 75%, 75% केवल टाइगर जो है वो केवल और केवल भारत में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और ये जो ग्रोथ है ना, ऐसा नहीं एकदम से हुई है, पिछले 10-12 साल में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है टाइगर्स की, ये मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में इस आर्टिकल में और बातें बताई गई हैं। इस एडिटोरियल में मेंशन किया गया कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन कम भी हुई है। अब वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें इन टाइगर्स ने फेस की हैं उसके बारे में चर्चा की है। पहला जो रीजन है वो है शिवालिक हिल्स और गैंगेटिक प्लेन्स। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है ना कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो मेन जो चीज़ें हो रही हैं जहाँ जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है वहाँ पे एक कॉमन सी चीज़ नज़र आई है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है वहाँ पर, ठीक है, विकास बहुत हो रहा है। तो शिवालिक हिल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़कें वगैरह हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है ना, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो उसकी वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद में सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर भी अलग अलग टाइगर रिजर्व है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व हो गया, आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क हो गया, ओडिशा के अंदर में सतकोसिया टाइगर रिजर्व हो गया, महाराष्ट्र में शादरी टाइगर रिजर्व हो गया। तो यहाँ पर बहुत लंबे समय से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही थी, और हमने ये देखा है कि ये टाइगर रिजर्व्स अब ऐसी कैटेगरी में पहुँच चुके हैं जहाँ पर अब टाइगर की संख्या बिल्कुल बची ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है, टाइगर्स खत्म हो चुके हैं। रीज़न क्या है? बहुत सारा यहाँ पर माइनिंग टेक्निक्स के ऊपर काम किया गया, खनन करने के बारे ऊपर में फोकस किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है ना। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर गया एनिमल्स के लिए। उसके बाद में वेस्टर्न घाट्स के बारे में आ गए। वेस्टर्न घाट्स यहाँ पर एक ऐसा रीजन देखने को मिला जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से कम होती हुई नजर आई, और खासकर अब की बार, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है वेस्टर्न घाट्स के अंदर में, जंगलों में खासकर।
और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ जाता है, यानी इंसान और जानवरों का जो संघर्ष है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिस केस में कभी इंसान मारा जाता है, कभी जानवर मारा जाता है। ठीक है, फिर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, ब्रह्मपुत्र प्लेन वाले रीजन की। तो यहाँ पर ना एक अच्छी कनेक्टिविटी होने के बावजूद भी कह सकते हो कि बहुत सारे जो टाइगर्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हुई है। उसके पीछे का रीज़न है बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट होना, बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे डायरेक्टली यहाँ पर जो कॉरिडोर्स बनाए गए थे उन कॉरिडोर्स के ऊपर डायरेक्टली अफेक्ट पड़ा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में सुंदरबंस की बात की जा रही है। सुंदरबंस आप देखोगे तो जो खासकर हमारा वेस्ट बंगाल वाला रीजन है वहाँ पर जो सुंदरबंस आपको दिख रहे हैं ना, इंडिया में कुछ हैं, कुछ यहाँ पे बांग्लादेश में भी फैले हुए हैं। तो वहाँ पे ना क्लाइमेट चेंज वाला इशू देखने को मिला है, यानी कि लगातार टेम्परेचर का बढ़ना और लगातार जो समुद्र का स्तर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सी लेवल राइज होने की वजह से जो समुद्र का किनारा है, तट वाला किनारा है, वहाँ से जो कह सकते हो जो रॉक वगैरह है या मिट्टी वगैरह है वो सब ना वहाँ से बह रही है, वहाँ से बह कर कह सकते हो समुद्र के दूसरी साइड पर जमा होती हुई नज़र आ रही है। तो हर साल यहाँ पर ये प्रोसेस चलता हुआ नज़र आ रहा है। इसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं, इस इरोजन का जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वहाँ के एनिमल्स के ऊपर पड़ रहा है और स्पेशली टाइगर्स के ऊपर भी पड़ रहा है, ऐसा बोला गया। बहुत सारे इंटरनेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, है ना, नेशनल वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, यानी कि पानी के रास्ते बनाए जा रहे हैं, पानी के जरिए जो रास्ता निकलता है। तो उससे भी क्या हो रहा है, टाइगर की पॉपुलेशन के ऊपर डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। समझ गए। हालांकि हम लोगों ने टाइगर रिजर्व्स को बढ़ाया भी है। वैसे 1973 में हमारे पास में केवल 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, आज हमारे पास में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, जो कि आर्टिकल में मेंशन किया गया है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो टाइगर्स की पॉपुलेशन इंप्रूव भी हुई है, लेकिन अभी जिस लेवल पर इंप्रूव होनी चाहिए थी वैसा इंप्रूवमेंट हम लोग को नहीं देखने को मिला है। उसके पीछे के रीज़न क्या है वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, सवाल यह है कि टाइगर्स का ज़िंदा होना ज़रूरी क्यों है। टाइगर का ज़िंदा होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रीडेटर का काम करता है। देखो, टाइगर, लायन, जब हम लोग बात करते हैं इनको बचाया जाए, क्यों बचाया जाए, क्योंकि इनके नीचे जो छोटे छोटे जानवर हैं, जैसे खरगोश हो गया और बाकी सारे जानवर हो गए, हिरण हो गया, इनका काम क्या है, ये जानवर जो है पेड़ पौधे खाने का काम करते हैं। और टाइगर, लायन, ये सारे जो जानवर हैं ये इन्हीं खरगोश और हिरण को खाने का काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो जाती है। ठीक है, ये एक बेसिकली कह सकते हो नेचर का गिफ्ट है, जहाँ पे पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ऐसे प्रीडेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये प्रीडेटर्स यानी कि टाइगर, लायन जैसे जानवर ना बचें तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर इन छोटे छोटे जो जानवर हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा कह सकते हो फॉरेस्ट है या जो ग्रीनरीज हैं वो यहाँ पर ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक नेचर का गिफ्ट है जो कि यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से प्रेडेटर्स खत्म होंगे तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एनवायरमेंट के ऊपर पड़ सकता है। हमारे एनवायरमेंट खत्म, पेड़ पौधे खत्म होते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधे खाने वाले जो जानवर हैं वो उनको खाकर समाप्त कर सकते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। आगे आता है नेक्स्ट एडिटोरियल के ऊपर। अब पहले हम लोग ये वाला एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फिनलैंड वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिनलैंड वाला आर्टिकल हम पहले भी चर्चा में लेकर आ चुके हैं, पहले भी डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं। अच्छा, एक मिनट, मैंने आपसे बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर मेंस का क्वेश्चन दूंगा, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो आज का मेंस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और करंट इशू के ऊपर ही बेस्ड है और ऐसे सवाल आपसे बन भी सकता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट कमेमोरेशन ऑफ 50 ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया, यानी कि अभी हाल ही में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसको पूरे 50 साल हो चुके हैं, उस सेलिब्रेशन को देखते हुए आपको बताना है कि जो हमने अलग अलग बॉडीज़ बना रखी हैं, जैसे NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये जो अलग अलग बॉडीज़ बना रखी हैं जिनका मेन काम है, क्या काम है, हमारे इन जानवर को बचाना, वो बॉडीज़ क्या क्या प्रॉब्लम पिछले कुछ समय में फेस कर रही हैं, यानी क्या क्या चुनौतियां वो बॉडी फेस कर रही हैं जिसकी वजह से वो आज के समय में हमारे देश के जो जीव हैं उनको नहीं बचा पा रही हैं, जंगल के अंदर जो ये जानवर हैं उनको नहीं बचा पा रही हैं। और प्रॉब्लम के साथ साथ यानी चुनौतियों के साथ साथ आपको बताना है क्या क्या तरीके होने चाहिए, यानी कि मेजर्स बताने हैं कि क्या क्या कदम हमें उठाने चाहिए जिससे हम इन जानवरों की सुरक्षा कर सकें, इनको प्रोटेक्शन दे सकें इंडिया के अंदर में। ठीक है, तो एक थोड़ा वाइड लेवल का क्वेश्चन है, आपको 250 शब्दों में सिमटा कर लिखना है। हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। हाल ही में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इस दौरान यहाँ पर इसके संदर्भ में जो वन्य जीव की अगर हम लोग बात करते हैं ना, इनको बचाने के लिए जो हमारी अलग अलग बॉडीज़ हैं, अधिकारियों द्वारा जो ये चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं वो चुनौतियाँ आपको बतानी है। साथ ही साथ में ये भी बताना है कि
ये जो हमारे जानवर हैं इनके संरक्षण के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स हैं वो लेकर चलने चाहिए। तो 250 शब्दों में आंसर लिखना और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर चलना। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और एक सेकंड दोस्तों, हम ना रोज़ रोज़ काफ़ी सारे लोग बोलते भी हैं यार कि सर हमें टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो एक गलती मैं कर रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे क्या लिखना है, दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, नहीं, आपको क्या लिखना है, दीपक यादव यूपीएससी मेंस ग्रुप। ठीक है, दीपक यादव यूपीएससी मेंस ग्रुप, दीपक यादव फुल फॉर्म में लिखना, उसके बाद यूपीएससी एज इट इज़ लिख देना, फिर मेंस ग्रुप फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, तो दीपक यादव यूपीएससी मेंस ग्रुप जैसे आप लिखोगे ना, तो आपको वो मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे कई सारे लोग जुड़ चुके हैं और डेली बेसिस पर अपने आंसर्स को लिख रहे हैं। आप भी अपने आंसर को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। और यूपीएससी नहीं भी लगाओगे तो भी आपको वो टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, दीपक यादव मेंस ग्रुप सीधा सीधा लिख दोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे 50,000 के आसपास लोग, 56,000 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, अपने आंसर को लिखकर सबमिट कर रहे हैं। आप अपने आंसर को सबमिट करना, एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे, साथ ही साथ में सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडिटोरियल पर। जो अगला एडिटोरियल है ये राजेश मेहता साहब ने लिखा है, एक इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं ये, और इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडिया यूएस के रिलेशंस के बारे में। भारत और अमेरिका के लिए ये 6 महीने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, यानी आने वाले 6 महीने। ठीक है, तो वो कैसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो यहाँ पर राइटर हमारे समझाते हैं। चलो फिर देरी किस बात की, शुरू करते हैं और समझते हैं एग्जैक्टली इनका क्या है कहना। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, वैसे आप पीडीएफ से ही पढ़ सकते हो, आप मुझे यहाँ पर पूरा आर्टिकल मेरे सामने, तो मैं आपको सही से एक्सप्लेन कर सकूँगा चीज़ों को ड्रॉ करके। तो हुआ क्या है, राइटर बोलते हैं कि देखो आने वाले जो 6 महीने होने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं भारत और अमेरिका के लिए, क्योंकि अभी जो हमने मार्च का महीना देखा था ना, जो हमारा मार्च का महीना निकला है, इसमें यूएस ने एक फाइनली यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंसमेंट किया है, यूएस का जो अगला एम्बेसडर है टूवर्ड्स इंडिया, क्योंकि हर एक देश का एम्बेसडर होता है ना, जैसे भारत का एम्बेसडर जो है यूएस में है, वैसे यहाँ पर अमेरिका का जो एम्बेसडर है वो इंडिया में देखने को मिलेगा। तो पिछले 2 साल से कोई एम्बेसडर नहीं था, बट अभी मार्च में ये एम्बेसडर अनाउंस कर दिया गया। उस एम्बेसडर का नाम क्या है, उसका नाम है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी यहाँ पर नाम देखने को मिलेगा। 2 साल बाद यहाँ पर वो व्यक्ति को एम्बेसडर बनाया गया। अब होता क्या है, हमारे पीएम मोदी ना अभी आने वाले समय पर काफ़ी सारी मीटिंग्स को अटेंड करने वाले हैं। जून में यहाँ पर यूएस को हेड करने वाले हैं। उसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन है वो भी G20 के समिट के दौरान इंडिया में आने वाले हैं। इस साल सितंबर के महीने में हो सकता है G20 समिट हो, तो वहाँ पे जो ये 20 कंट्रीज़ हैं ये आनेंगी, है ना। व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं, उसके बाद में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, साथ ही साथ में यहाँ पर जो बाइडन भी आएंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी जब जो बाइडन आएंगे तो भी डिस्कशन होगा इंडिया यूएस के बीच में। तो इंडिया यूएस के बीच में काफ़ी वार्तालाप होने वाला है इस साल। और इस साल यहाँ पर बोला जा रहा है अभी G20 की मीटिंग होगी, फिर क्वाड की मीटिंग होगी, और क्वाड के बाद में I2U2, और इन तीनों ही ग्रुप के अंदर में इंडिया और अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। तो डिस्कशन बहुत सारे होंगे आने वाले समय में। फिर उसके बाद में राइटर ने मेंशन किया है डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस के बारे में। ये क्या बोलते हैं कि ये जो इन दोनों के रिलेशन है ना भारत और अमेरिका के, कहीं कहीं पर बहुत करीबी भी हैं, लेकिन कहीं कहीं पर इन दोनों के रिलेशंस में कुछ फूट भी हैं, यानी कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। उन प्रॉब्लम्स को अगर हम रिजॉल्व कर लेना तो नो डाउट यहाँ पे इनके जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी मजबूत हमें नज़र आएगी। तो जैसे कि अभी यहाँ पर एक नए जो एम्बेसडर हैं टूवर्ड्स इंडिया वो अभी अपॉइंट कर लिए गए हैं, जिनका नाम है मिस्टर गारसेटी। तो बोला यह जाता है कि बाइडन के बहुत विश्वसनीय पर्सन है वो, जिनको अपॉइंट किया गया है अभी। तो इनका अपॉइंटमेंट ही हमें दर्शाता है कि बाइडन यहाँ पे इंडिया के साथ में पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन दोनों देशों के बीच में कहीं कहीं पर ओपिनियन डिफरेंस भी है, कहीं कहीं पर दोनों की जो राय है वो काफ़ी अलग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग बात करेंगे अमेरिका की, तो यूएस क्या चाहता है, यूएस चाहता है कि भारत यूक्रेन क्राइसिस को लेकर अपना स्टांस बदल दे, क्योंकि अभी यूक्रेन क्राइसिस में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस का स्टैंड रशिया के साथ में देखने को मिला है, जबकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया के साथ में बिल्कुल भी ना खड़ा हो, यूक्रेन के साथ में खड़ा हो जाए, जैसे ये वेस्टर्न कंट्रीज़ यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है, ये तो अमेरिका चाहता है। दूसरी तरफ इंडिया क्या चाहता है, इंडिया चाहता है कि देखो जो चाइना वाला इशू है ना, यहाँ पर अमेरिका उतर क्या है, चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, इंडिया के बॉर्डर्स पर घुसने की कोशिश करता है। तो अमेरिका को आकर भारत के साथ में
एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन को मेंटेन करना होगा और चाइना की निंदा पूरी तरह से करनी होगी। तो इंडिया ये चाहता है, ठीक है। यानी कि दोनों के जो ओपिनियन है इसके बीच में कई सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर ये डिफरेंस रिजॉल्व कर लिए जाएँ तो दोनों के रिलेशन इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यूएस चाहता है कि रशिया के साथ में रिलेशन जो है हमारे जो अभी स्टेबल रिलेशंस है वो जो है ख़त्म हो जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, एकदम से हम जो है किसी के साथ में रिलेशंस ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है और जियो पॉलिटिक्स में कभी भी किसी भी कंट्री के ऊपर ना रिलायबल के इतना ज़्यादा रिलायंस किया जा सकता है और ना ही यहाँ पर उनके ऊपर इतना डिपेंड हुआ जा सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स है सर। ये कभी भी कोई भी कंट्री बदल जाती है, जिसकी जो ज़रूरत पड़े, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे कोई भी देश हो, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सब कंट्रीज़ यहाँ पर चेंज हो जाती हैं। अब बात करते हैं जैसे कि रशिया की, तो रशिया ना बेसिकली यहाँ पर चाइना के सपोर्ट में है और चाइना रशिया बेसिकली आप देख पाओगे एक साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है। और रशिया पहले ये बात बोल चुका है कि उसके जो मेन एलाइज हैं, जो मेन पार्टनर हैं, वो एक तो इंडिया उसका मेन पार्टनर है और दूसरा यहाँ पर चाइना उसका मेन पार्टनर है। रशिया ये बात खुद मेंशन कर चुका है। दूसरी तरफ और मीटिंग होने वाली है, जैसे अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है और एससीओ में चाइना भी है और इंडिया भी है और रशिया भी है। फिर ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि एक तरफ आप कह सकते हो कि इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ में बहुत अच्छे हैं, दूसरी तरफ यूएस चाहता है कि इंडिया के साथ में जो रशिया के रिलेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो ओपिनियन में इन दोनों की जो सोच है उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्गर एरियाज़ में, अब राइटर ने मेंशन किया है कि सर स्ट्रॉन्ग एरियाज़ के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। स्ट्रॉन्गर एरियाज़ में क्या बोला जाता है? पहला पॉइंट, इंडिया और यूएस दोनों मिलकर एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर आज के समय पर फोकस कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे दोनों देश अपने पार्टनरशिप को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोनों देश मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं डिफेंस इंडस्ट्रियल में, कॉपरेशन में, डिफेंस के मामले में कॉपरेट कर रहे हैं। इन दोनों की जो सरकार है वो बिजनेस के मामले में कॉपरेट कर रही है आज के समय में। और सबसे मेन फोकस दोनों देशों का है वो है इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। अब जो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडो पैसिफिक की जब बात करता हूँ यानी इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इन दोनों को मिलाकर हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं। तो दोनों ही कंट्रीज़ का मेन फोकस है कि इंडो पैसिफिक पर हम क्या करें, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकें, क्योंकि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पर चाइना का एग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चाइना के एग्रेशन को ख़त्म करना, इंडो पैसिफिक को फ्री और ओपन बनाना, ये एक मेन मकसद है किसका, भारत और यूएस का, जिसको लेकर ये दोनों देश काम भी कर रहे हैं, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, काफ़ी सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। प्लस दोनों देशों ने मिलकर रिसेंटली यहाँ पर ये अनाउंस किया है कि हम कोऑपरेट करेंगे, काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद से लड़ने में साथ रहेंगे, साइबर सिक्योरिटी के इशू में साथ रहेंगे, प्लस यहाँ पे जो समुद्र को लेकर सिक्योरिटी है वहाँ पर भी हम साथ में खड़े रहेंगे, ठीक है। तो इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ जाना। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है इंडो पैसिफिक रीजन में, वही हमें कम करना है। चाइना का जो अग्रेसिव एक्शन है खासकर साउथ चाइना सी में वो एक्सपैंड होता जा रहा है, उसको कंट्रोल करना है। चाइना का एक प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसके तहत यहाँ पर वो दुनिया भर की कंट्रीज़ को अपने कब्जे में करता हुआ नज़र आ रहा है। उसको अभी जवाब देना है, तो उसका जवाब इंडिया और यूएस दोनों साथ मिलकर दे सकते हैं। और पिछले कुछ सालों में ना कह सकते हो चाइना के साथ में जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो इंक्रीज़ भी हुई है और यूएस और चाइना में काफ़ी डिस्प्यूट भी हुए हैं। काफ़ी सारी अमेरिका की जो कंपनीज़ है वो चाइना को छोड़कर इंडिया के अंदर एंटर करी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में काफ़ी देश ऐसे हैं जो कि चाइना के ऊपर में पूरी तरह से डिपेंडेंट है, निर्भर थे, और इंडिया भी उस कैटेगरी में है। अब इंडिया धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जो डिपेंडेंसी उसको कंट्रोल करने के ऊपर में फोकस कर रहा है। दूसरा यहाँ पर आप देख पाओगे तो अमेरिका को इंडिया से एक फ़ायदा और मिल जाता है कि इंडिया के अंदर में जो लेबर है ना वो बहुत लो कॉस्ट में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इंडिया में यहाँ पर लो कॉस्ट लेबर फोर्स यहाँ पे चाइना को मिल जाती है, यूएस को मिल जाती है। अब यूएस क्या चाहता है, देखो यूएस के अंदर ना जो बड़ी सारी कंपनीज़ होती हैं, आपने देखा होगा इंडिया से कई सारे लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, यूएस की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, कई सारी दिल्ली के अंदर यूएस की कंपनीज़ हैं, है ना। तो होता क्या है, वो लोग हमेशा इंडिया के वर्कर्स को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत कम है। और अगर वो यूएस के वर्कर्स को प्रेफर करने लगे ना, जैसे अभी बहुत सारे कॉल सेंटर काम करते हैं, आपने देखा होगा BPOs वगैरह काम करते हैं दिल्ली के अंदर में, वो कहीं ना कहीं अमेरिकन कंपनी है, अमेरिका को सर्विस दे रहे हैं। वो इंडिया के अंदर वो कंपनी का जो सेटअप है वो बना रखा है उन्होंने, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इंडियन वर्कर्स को पहले हम क्या करें, अपॉइंट करें, इंडियन वर्कर्स को यहाँ पर पहले प्रायोरिटी पर रखें। क्यों? क्योंकि लेबर कॉस्ट इंडिया में बहुत कम है, उनको कम पैसा देना पड़ेगा। जबकि अगर विदेश में यूएस से अगर वो कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं ना तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ता, और ऐसा होता है।
तो यूएस को यहाँ पे फ़ायदा मिल जाता है, एक स्किल्ड वर्कर मिल गए, सस्ते दाम में मिल गए, काम हो गया। ठीक है। और यूएस एक तरीके से एक चीज़ के ऊपर और फोकस कर रहा है। यूएस ना अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है। इंडिया को उसको एक बहुत बड़ा कस्टमर बेस दिख रहा है। देखो इंडिया की पॉपुलेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा है, तो यूएस चाहता है कि अपने बिजनेस को पूरी तरह से एक्सपैंड किया जाए और भारत के अंदर इस्टेब्लिश किया जाए। यूएस का जो कस्टमर बेस है वो इंक्रीज़ हो, ताकि ये दोनों और ज़्यादा आगे आ जाएं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं रिलेशन को बढ़ाने के लिए ये यूएस का भी यहाँ पर एक पर्पज़ देखने को मिलेगा। मैंने बोला ना, जो भी यहाँ पर रिलेशन बढ़ाना चाह रहा है उसके पीछे के रीज़न है, कोई फालतू में रिलेशन यहाँ पर इंप्रूव नहीं कर रहा है, उसके पीछे के खुद के इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर अभी यूएस के भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे राइटर बोलते हैं कि सर जो चैलेंजेस हैं इन दोनों के रिलेशंस के बीच में, अगर हमें उन चैलेंजेस को टैकल करना है तो यूएस और इंडिया को साथ में मिलकर आकर कोऑपरेट करना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ पर, क्लाइमेट चेंज वाला इशू जो हो गया उसको यहाँ पर साथ में मिलकर जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर राइटर ने यहाँ पर मेंशन किया अप्स एंड डाउन्स के बारे में, यानी कि रिलेशंस में कुछ जगह पर बहुत अच्छे रिलेशंस भी देखने को मिले हैं और कुछ कुछ पॉइंट्स पर दोनों के रिलेशंस थोड़े बहुत ख़राब भी देखने को मिले हैं। जब हम लोग बात करते हैं अच्छे की, तो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप पिछले कुछ समय में अपवर्ड साइड पर चले हैं, यानी कि इम्प्रूव होते हुए नजर आए हैं। यूएस की कंपनीज़ का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया की कंपनीज़ के साथ में काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंडियन अमेरिकन्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब कि भारत में उनका जन्म हुआ है, अमेरिका की जाकर सिटीजनशिप ले ली है, वो इंडियन अमेरिकन बहुत सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। इवन आज आप देखोगे, चाहे वो गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, इवन यूट्यूब भी यहाँ पे हो चुका है अभी, इसके जो CEO बैठे हुए हैं ना, वो सब यहाँ पर इंडियन अमेरिकन ही हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर उनका जो जन्म है वो इंडिया में हुआ है। तो यूएस को ऐसे और लोगों की आवश्यकता है। यूएस देखता है कि देखो इंडिया में नॉलेज, स्किल, उसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो वो यहाँ पर इन्हीं चीज़ को मेंशन करता हुआ नज़र आ रहा है। बात क्लियर हो गई। और ऐसा नहीं यूएस ने इंडिया की मदद नहीं करी है। देखो राइटर ये बोलते हैं यूएस का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के आईटी सेक्टर को ग्रो करने में। भारत का जो आईटी सेक्टर यहाँ पे आज जो सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है ना, उसमें एक सबसे बड़ा रोल यूएस का भी है। यहाँ पे जो बहुत सारे पर्सन्स हैं हमारे इंडियन ओरिजिन के, वो सिलिकॉन वैली कंपनीज़ के अंदर में क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यूएस और इंडिया दोनों बहुत बड़े पार्टनर आपको देखने को मिल जाएंगे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में। यानी जो आज के समय पर टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों आपस में कोऑपरेट भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, रिसर्च और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर में काम कर रहे हैं। दोनों देश साथ में मिलकर स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आज के समय पर प्रॉपरली फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो यहाँ पर रिलेशंस इंप्रूवमेंट की बात की गई है। लेकिन पिछले कुछ समय पर, पास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इंडिया और अमेरिका के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ था, यानी कि विश्वास कोई नहीं करता था एक दूसरे पर। ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर हमने देखी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की हरकतें ऐसी देखने को मिली है और अभी भी ऐसा है, क्योंकि कभी भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी कोई भी पलट जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि अमेरिका का जो झुकाव है वो पाकिस्तान की तरफ भी बहुत ज़्यादा है, और पाकिस्तान इंडिया का एक एनिमी कंट्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अभी रिसेंटली यहाँ पर अमेरिका ने क्या किया है, पाकिस्तान के जो ये वेपन्स हैं उसको वहाँ पर रिपेयर करने के बारे में यहाँ पर बोला था कि पाकिस्तान को हम यहाँ पे काफ़ी वेपन्स प्रोवाइड करवाएंगे, रिपेयर भी करेंगे। और ये इनकी टैक्टिक्स भी होती हैं कि भाई जैसे इंडिया का जो दुश्मन कंट्री है पाकिस्तान, तो इसको हथियार बेचो, बहुत सारे बेचो। इससे क्या होगा, इंडिया जब देखेगा यार पाकिस्तानी हथियार परचेज कर रहा है, तो भारत भी अमेरिका से परचेज करेगा। फ़ायदा ओवरऑल किसको हो रहा है? फ़ायदा तो अमेरिका को हो रहा है ना, यूएस यहाँ पर देख रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर यूएस अभी तक अपना रहा है। ठीक है। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने लगता है, पाकिस्तान को हथियार प्रोवाइड करवाने लगता है, फिर हमें भी यहाँ पर कह सकते हो कि मजबूरन वो जो वेपन्स वो परचेज़ करने पड़ते हैं, या उससे बेहतर वेपन्स को परचेज़ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में रिलेशंस हमारे सही नहीं है और बहुत बड़ा बाउंड्री हम पाकिस्तान के साथ में शेयर भी करते हैं। ठीक है। जब भी कोई इशू हो तो हम उसको टैकल कर सकें। तो ऐसी यहाँ पर हरकतें अमेरिका की देखने को मिली हैं। पाकिस्तान की साइड झुकाव ज़्यादातर देखने को मिला है पहले कुछ समय में। उसके बाद में यूएस की कई सारी रिपोर्ट्स आती हैं जो कि बार बार यहाँ पर इंडिया को टारगेट करती हैं। इंडिया में टेररिज्म बहुत है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है, जो मानव के राइट्स हैं, है ना, ह्यूमन राइट्स, उनका उल्लंघन हो रहा है। तो ऐसी जो रिपोर्ट्स हैं इसको लेकर कई बार यहाँ पर जो अमेरिका है वो मेंशन करने लगता है, जबकि इंडिया बार बार इनकी रिपोर्ट्स को रिजेक्ट करता रहता है। तो ये कहीं ना कहीं इन दोनों के रिलेशंस में जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी देखने को मिलेगा। तो अप्स एंड डाउन्स जो है वो चलते हैं। अभी जो समय है वो थोड़ा सा कह सकते हो अच्छा चल रहा है इंडिया यूएस के रिलेशंस का। तो आने वाले 6 जो महीने हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग मीटिंग्स होने वाली हैं, चाहे वो G20 हो, क्वाड की मीटिंग हो, I2U2 हो। तो वहाँ पर दोनों का जो रोल है ना वो हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पर निभाया जा सकता है। ठीक है।
आगे आते हैं अगले एडिटोरियल पर। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है फिनलैंड ने नाटो को ज्वाइन कर लिया है तो क्या करें। तो देखो यहाँ पर अभी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दोस्तों सब कुछ जानने से पहले आपको समझना होगा नाटो क्या है। इधर तो आपको यहाँ पर रशिया दिख रहा होगा, रशिया के आसपास कुछ छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं और ये पूरा हमारा वेस्टर्न कंट्री का पूरा ग्रुप हो गया। ठीक है, तो नाटो जो है ना आज के समय पर 31 देशों का पूरा ग्रुप बन चुका है। अभी 4-5 दिन पहले तक इसमें केवल 30 देश हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में फिनलैंड ने इसको ज्वाइन कर लिया, इस वजह से इसके 31 देश हो चुके हैं। ठीक है, नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। अब हुआ क्या है, नाटो के अंदर में ये कुछ कंट्रीज़, जहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये कुछ कंट्रीज़, ये भी बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दिया मैंने, ऐसे ड्रॉ करना चाहिए था। ये कुछ देश, यहाँ के कुछ देश हैं जो कि नाटो का हिस्सा है और नाटो रशिया के पूरी तरह से अगेंस्ट में है। ठीक है, अभी फिनलैंड एक ऐसा देश है जो कि नाटो को ज्वाइन कर चुका है और आपको पता होना चाहिए कि जो फिनलैंड है ना वो रशिया के साथ में एक बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है। यहाँ पर आप फिनलैंड देख पा रहे होंगे इधर, और इधर रशिया देख पा रहे होंगे। फिनलैंड रशिया के साथ में बड़ी सी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, और इधर आप देख पाओगे फिनलैंड की जो कैपिटल है वो है हेलसिंकी। ठीक है, तो यहाँ पे 2015 में जो नाटो के देश हैं वो यहाँ तक फैल चुके हैं। नाटो कंट्रीज़ कहाँ तक पहुँच चुके हैं, देखो यहाँ तो रशिया है, ऊपर फिनलैंड आपको नजर आएगा। फिनलैंड अभी तक नाटो का मेंबर नहीं था, बट 2015 में सिनेरियो ये था, ये सारे के सारे नाटो के देश हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ये वो देश हैं जो कि एक समय पर यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करते थे, यानी रशिया का पार्ट हुआ करते थे, बाद में अलग हो गए और आज ये नाटो का हिस्सा बन चुके हैं। जर्मनी, फ्रांस, पोर्चुगल, स्पेन, ये सब यहाँ पर नाटो कंट्रीज़ हैं। तो कहोगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब आप नाटो को पढ़ते हो ना तो इनका एक आर्टिकल 5 है। नाटो का आर्टिकल 5 क्या बोलता है, नाटो का आर्टिकल 5 ये बोलता है कि कोई भी देश अगर इन नाटो कंट्रीज़ के ऊपर, किसी भी देश के ऊपर में अटैक कर देता है ना, तो ये ये जो सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, नाटो की कंट्रीज़ जो हैं, सारी की सारी कंट्रीज़ एक साथ मिलकर उस देश पर अटैक कर देंगी। और रशिया के बॉर्डर के पास में ये जो देश है नाटो की कंट्रीज़ वो फैलती चली जा रही हैं। रशिया को यहीं यहाँ पर टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। टेंशन इसलिए बढ़ चुकी हैं क्योंकि यहाँ पर अमेरिका कह सकते हो, यानी वेस्टर्न सेक्टर जो है ये रशिया के बाउंड्री तक पहुँच गया है। आप कह सकते हो नाटो यहाँ तक, फिनलैंड तक पहुँच चुका है, यहाँ तक रशिया के पास तक पहुँच चुका है। बॉर्डर पर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, सपोज़ यहाँ पे बॉर्डर से कुछ अटैक करा जाता है रशिया के ऊपर में, अब रशिया पलट के तो अटैक करेगा ही। अगर रशिया ने भी पलट के अटैक किया ना, तो इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा नाटो का कंट्री जो है सब एक्टिवेट हो जाएंगे और सब मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करने लगेंगे। इसी वजह से तो रशिया ने यूक्रेन को नाटो ज्वाइन नहीं करने दिया था, क्योंकि विवाद तो यही था ना, जो पूरा मुद्दा था वो यही था कि यूक्रेन बोल रहा था कि सर हमें नाटो को ज्वाइन करना है, लेकिन रशिया बोल रहा था मैं नाटो को ज्वाइन करने दूंगा नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाउंड्री फिर से हमारे साथ में जो है यूक्रेन वो है शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे पर्पल कलर का यूक्रेन है, ये यूक्रेन बहुत बड़ी बाउंड्री को शेयर करता है किसके साथ में, रशिया के साथ में। और ये बहुत लंबे समय से चर्चा हो रही है और इसी चक्कर में जो यूक्रेन का जो क्रीमिया वाला हिस्सा है ना वो रशिया ने कब्जा लिया था कि भाई यहाँ पर मैं नाटो को ज्वाइन करने नहीं दूंगा, लेकिन यूक्रेन चाहता है नाटो को ज्वाइन करना ताकि उसको एक सुरक्षा मिल जाए कि अगर रशिया को उसके ऊपर अटैक करे भी तो सारी की सारी नाटो कंट्रीज उसका साथ दें और साथ में मिलकर रशिया के ऊपर अटैक करें। बट ऐसा यहाँ पर रशिया ने होने नहीं दिया, यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनने नहीं दिया, उसकी बजाय यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इससे विवाद होंगे और एट द लास्ट यहाँ पे ये सब कंट्रीज़ एक साथ हो जाएंगी, रशिया दूसरी तरफ हो जाएगा और अटैक यहाँ पर रशिया के ऊपर ये सब मिलकर करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं रशिया अपनी टेरिटरी को बचाते हुए ये जो कदम है वो उठाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, तो वो चीज़ यहाँ पे समझाई गई, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब राइटर यहाँ पर ये बोलती हैं ना कि नाटो के अंदर में ये कोई पहला देश नहीं है फिनलैंड जिसने ज्वाइन किया हो, पहले कई सारे देश पहले धीरे धीरे करके ज्वाइन कर चुके हैं और ये कोई आखिरी देश नहीं, यानी कि आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है कि और भी बहुत सारे देश जैसे स्वीडन है या और भी कोई सारी कंट्री हैं जो रशिया के जस्ट पास में हैं वो फिनलैंड को ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो नाटो क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको यहाँ पे 1949 में बनाया गया था। किस किस ने मिलकर बनाया था, यूएस, कनाडा और भी बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस थे, सब ने मिलकर यहाँ पर इसको बनाया था। किसके अगेंस्ट में, सोवियत यूनियन के, जो आज के समय पर रशिया है उसके अगेंस्ट में इसको बनाया गया था। तो करेंटली यहाँ पर 30 नहीं 31 मेंबर हैं। कितने, 31 मेंबर हैं और धीरे धीरे करके यहाँ पर ही मेंबर बढ़ते चले गए। जैसे 1952 में टर्की ने ज्वाइन किया, 1955 से लेकर और भी बहुत आगे साल तक वेस्ट जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, ऐसे कई सारे देश यहाँ पर नाटो को ज्वाइन कर गए।
ठीक है। और अभी 2023 में फिनलैंड अभी एक नया कंट्री बन जाता है जो कि नाटो को यहाँ पर ज्वाइन करता है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रसल्स के अंदर में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेटो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? नेटो का मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी यहाँ पर ये जो कंट्रीज़ आ रही हैं उसके बीच में रिलेशंस को मेंटेन करना, जो फ्रेंडली रिलेशंस है उसको बना के रखना, प्लस सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्लस आपस में ट्रस्ट को बनाना, प्लस कोई यहाँ पर अटैक करता है तो नेटो का जो आर्टिकल 5 है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था ना, आर्टिकल 5 यहाँ पर जो बोलता है कि ये सब कंट्रीज साथ मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगेंगी। तो क्या अभी तक नेटो का आर्टिकल 5 काम किया है? बिल्कुल। एक बार आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था, कब? 12 सितंबर 2001 में। ठीक है, जब 9/11 अटैक हुआ था। 9/11 अटैक यूएसए पर हुआ था, तब सारी नेटो कंट्रीज एक्टिवेट हुई थी। ठीक है, तो फिनलैंड ने अभी नेटो को ज्वाइन कर लिया है, वो पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर भी समझा दिया। इसके बेनिफिट फिनलैंड को क्या मिल सकते हैं? तो फिनलैंड को लगेगा कि देखो भैया, हमें तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिल चुकी है, एक सुरक्षा मिल चुकी है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा, क्योंकि अभी फिनलैंड के ऊपर भी रशिया अटैक कर सकता था, तो फिनलैंड अब सोचेगा कि भैया अब हम सिक्योर हो चुके हैं। अब रशिया अटैक हमारे ऊपर करेगा भी या हमारे एरिया कब्जाने की कोशिश करेगा तो पूरा नेटो उनके साथ में है, तो फिनलैंड को यहाँ पर एक सिक्योरिटी मिल चुकी है। प्लस फिनलैंड का जो यहाँ पर कह सकते हो कि ग्रुप है वो काफ़ी मजबूत हो चुका है ना। फिनलैंड के अंदर में एक कॉन्फिडेंस अब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो रशिया का अग्रेशन दिखाई पड़ रहा है, जैसे यूक्रेन के ऊपर अग्रेशन दिखाई पड़ा, वैसे ही फिनलैंड के ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है, अभी दिखाई दिया भी था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रशिया का अग्रेशन है इसको यहाँ पे फिनलैंड काउंटर कर सकता है, ये यहाँ पर फिनलैंड का कहना है। ठीक है, तो ये थे पूरे के पूरे पर्टिकुलर इशू। आई होप गाइज आपको यहाँ पर भी एक अच्छे से क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी है। अब दोस्तों, इसी पूरे हमारे न्यूज़पेपर एनालिसिस में 1-2 आर्टिकल और हैं जो कि मैं आपके साथ में कल डिस्कस करूँगा। वो छोटे छोटे आर्टिकल है, एडिटोरियल सारे कवर हो गए, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर हो गए। 1-2 छोटे छोटे आर्टिकल है जो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखा जाए, क्योंकि फिर वीडियो अपलोड करने में दिक्कत आएगी यार, है ना। मतलब बहुत समय लग जाता है वीडियो अपलोड करने में। देखते हैं। खैर, अभी फ़िलहाल हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे जो एक बात ये थी, जो अग्रीमेंट है ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट यानी BTIA अग्रीमेंट, ये कभी कभी न्यूज़ में देखने को मिलता है। तो ये एक नेगोशिएशन जो कि इंडिया और दूसरे कौन से ग्रुप के बीच में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इस प्रकार का अग्रीमेंट किया जाता है जिसको हम लोग ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये था डिस्कशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, मज़ा आ चुका है। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।